हेलो क्लास, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का एक नया पार्ट, आज एक नया एक्ट हम इसमें करने वाले हैं। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। इसमें ही हम डिस्कस करेंगे कि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक आपके बायर होते हैं जो गुड्स को बाय करते हैं, और एक आपके सेलर होते हैं। उन दोनों के बीच में एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली। तो इन दोनों के बीच में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 में एक एक्ट बनाया, नेमली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ये रियल लाइफ में भी काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, और बिजनेस लॉज में तो ये वैसे भी काम आता ही है। तो देखिए, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, माल की बिक्री का अर्थ क्या होता है? ये एक प्रकार का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अनुबंध होता है, जो भारतीय कानून के तहत जिसको मान्यता दी गई है। यानी जो सेल ऑफ गुड्स है, इसको इसको हमारे जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसमें भी एज इट इज सेल ऑफ गुड्स ही लिखा जाता है। ये एक बार्गेनिंग होती है, किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में एक बार्गेनिंग होती है स्पेशल टाइप की, जिसे आप सेल ऑफ गुड्स बोलते हैं। ये जो इसके ऊपर जो एक्ट है वो 1930 में बनाया गया, और इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है वो 1 जुलाई 1930 से है। यानी ये 1930 का एक्ट है, और उसी साल ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो एक्ट का मुख्य जो उद्देश्य है वो सेल जो गुड्स की होती है उससे रिलेटेड जो भी आपके लॉज हैं वो बनाना, और उनमें टाइमली अमेंडमेंट्स तो होती ही रहती हैं, क्योंकि एवरी लॉ इन इंडिया इज अ लिविंग लॉ। तो टाइमली उनमें अमेंडमेंट्स होती रहती है। कुछ स्टैटिक प्रोविजंस होते हैं जो शुरुआत से, जब से लॉ बना होता है तब से चल रहे होते हैं। इसमें दो टर्म्स आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। एक आपका सेल क्या होता है, और एक आपका एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। कुछ और भी डेफिनेशन है जो हम साथ साथ आगे करते रहेंगे। अब जैसे फ्लो में ये एक्ट चल रहा है, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़िए। 2 या 3 क्लासेस में इसे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ा एक्ट है, जैसे पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ना, और वैसे ही पढ़ना जैसे समझा रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दो शब्द आते हैं, एक आपका आता है सेल, और एक आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल या एग्रीमेंट टू सेल। जो अग्रीमेंट टू सेल होता है और जो सेल होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सेक्शन 4 डिफाइन करता है। उसका क्लॉज 1 है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को कैसे डिफाइन करता है? ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर ट्रांसफर्स टू और agrees to transfer his property इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। यानी वो चैरिटी में नहीं दे रहा है, वो फ्री में नहीं बांट रहा है किसी भी गुड्स को। जब सेलर बायर को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए कर रहा है, यानी उसका मेन जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना या कॉस्ट कवर करना मोटिव है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी ने चैरिटी में गुड्स दी है तो वो क्या सेल के अंदर कंसीडर होगी? तो वो नहीं होगी, क्योंकि सेल की जो डेफिनेशन है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 4 क्लॉज 1, वो कहती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर कर रहा है और एग्री कर रहा है ट्रांसफर करने को कोई भी प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है जी। तो एक स्पेसिफिक प्राइस की बात यहाँ पे करी जाएगी हमेशा। मतलब विक्रेता या जो सेलर जो है वो क्रेता को गुड्स का स्वामित्व, ओनरशिप ट्रांसफर करेगा एक प्राइस के बदले। इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सेल्स और एक आपका अग्रीमेंट टू सेल। यानी यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है, इसका जो स्कोप है वो वाइडर है, क्योंकि इसमें दोनों टर्म्स यूज करी जाती हैं। एक तो इसमें इंक्लूड होगा आपका सेल्स, एक इसमें इंक्लूड होगा अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि जो आपका टर्म है वो कौन सा ज़्यादा वाइड है, अग्रीमेंट टू सेल ज़्यादा वाइड है या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ज़्यादा वाइड है, तो आई होप आपको बता पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा वाइड है टर्म और क्यों है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीज़ें शामिल करी जाती हैं, आपका सेल्स भी शामिल होता है इसमें और एग्रीमेंट टू सेल्स भी शामिल होता है। अब चलिए देखते हैं कि सेल्स क्या होता है। जैसे जनरली हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, हम पैसे पे करते हैं और वहां से गुड्स उठा लेते हैं, तो गुड्स की ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है बायर को सेलर की तरफ से। तो इसको आप बोलते हैं सेल्स। ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तभी तुरंत वो
एग्जीक्यूट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट उसी समय पूरा हो गया जिस समय बना। हमने पैसे दिए, सेलर ने हमें गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करी और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट था सेल्स का वो खत्म हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे ए ने बी को 10,000 रुपए देकर मोबाइल फोन तुरंत खरीद लिया, तो उसको आप बोलते हैं सेल्स। अग्रीमेंट टू सेल्स क्या होता है? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है? ओनरशिप जो है वो भविष्य में ट्रांसफर करी जाएगी किसी शर्त के पूरे होने पर, इसे अग्रीमेंट टू सेल्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ए ने बी से वादा किया कि 1 महीने बाद गेहूं बेच दूंगा मैं तुमको, बशर्ते 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 फसल जो है वो सही निकले, ठीक है। तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सेल के बदले जब टाइम पूरा हो जाए या कंडीशन पूरी हो जाए तभी सेल की जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तुरंत अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको आप सेल्स बोलते हैं। वेयर एज अगर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने में किसी कंडीशन स्टिपुलेशन या फिर किसी टाइम लिमिट कोई भी इस प्रकार का बैरियर है तो उसको आप बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी जो एग्जीक्यूट हो चुका कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं सेल्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल जो है उसके आवश्यक कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स उसके होते हैं, तो पढ़िए। कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई चीज़ नहीं बेच सकती ना। तो ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि ये बेच के दिखाइए। वो एक मूवी है ना, कौन सी है, उसमें वो पर्सन को एक कॉफी का मग देता है उसके अंदर, तो वो कहता है कि इसे बेच के दिखाओ इसी बोर्ड रूम में, तो वो खुद को बेच देता है। तो वैसे नहीं करना, इसमें कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर यानी गुड्स होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी कोई ना कोई होनी चाहिए। गुड्स हो सकती है, एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकती है, फ्यूचर गुड्स हो सकती है, कंटिजेंट गुड्स हो सकती हैं। ये आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स में कि कौन कौन सी होती हैं। तो मेन बात क्या है? 2 पार्टीज होनी चाहिए, कोई मैटर होना चाहिए जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे करने वाला होना चाहिए। पार्टली मनी में या पार्टली काइंड में भी चल सकता है, जरूरी नहीं पूरा पैसे में ही, लेकिन पैसे का एलिमेंट उसमें आना चाहिए। बार्टर नहीं है कि गुड्स के बदले गुड्स नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का ऑफर है और वो उसकी एक्सेप्टेंस से बनता है। कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट हो या कंडीशनल भी हो सकता है। ये एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ये जो जो भी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं, वो सारे के सारे, जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो जो 10 कंडीशंस हमने वहाँ पढ़ी होती हैं वो सारी की सारी इसमें सेल्स ऑफ गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होनी चाहिए, तभी आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सफल माना जाता है। उसके बाद चलिए, ये सुंदर सी टेबल है जिसमें अगेन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल्स में जो है वो तुरंत हो जाता है, वेयर एज एग्रीमेंट टू सेल में जो ट्रांसफर है वो किसी कंडीशन के पूरी होने पर होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो नेचर है वो एग्जीक्यूटेड नेचर का होता है सेल्स आपका, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो आपका एग्जीक्यूटरी नेचर का होता है, यानी अभी परफॉर्म करना है। रेमिडीज क्या है? सेलर बायर से प्राइस के लिए सूट कर सकता है। अगर आपने सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको तोड़ दिया तो उसमें क्या होगा कि जो आपका जो 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 आपका सेलर है वो बायर से प्राइस लेने क्या क्या कर रहा है। अब ना, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमने क्या देखा कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने सेल करी है कोई चीज बी को, वो गुड्स यहाँ से बी की तरफ जा रही हैं और बी की तरफ से इधर पैसा आ रहा है। इसने तो गुड्स ट्रांसफर कर दिए ए ने तो बी को, लेकिन बी ने ना पैसे नहीं दिए। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है। तो ए क्या कर सकता है? ए बी से पैसे मांगने के लिए केस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यानी अभी बी ने ना पूरी पेमेंट नहीं करी थी। मान लीजिए कि बी ने, मान लीजिए एक प्लॉट की रजिस्ट्री होनी थी, बी ने ए से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बड़ी, और बी ने आधे पैसे दे दिए थे ए को, और ए ने क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी है ये मान लिया कि बी खरीद ही लेगा, और उसने किसी और को बेची नहीं। उससे क्या हुआ, थोड़े समय बाद उसके पास बायर्स आते, वो मना करता जाता, लेकिन बी ने एन समय पे बोल दिया कि मैं नहीं लूंगा आपसे ये प्रॉपर्टी। तो ए को जितना प्रॉपर्टी के प्राइस में डैमेज हुआ है ना, वो किसी और को बेचता तो उसे वो प्रॉफिट जो मिलता वो अब बी से क्लेम कर सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट टू सेल था और बी ने एन मौके पे वो चीज मना करी है। तो अब ए बी ने जो पैसे दिए हैं वो भी जब्त कर सकता है और उससे कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकता है केस करके, कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तूने खरीदनी थी, मैं किसी और को बेच देता, मुझे कितना नुकसान हुआ है तुझे पता भी है। तो वो अग्रीमेंट टू सेल का अगर केस है तो वहां पे केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो सेलर होता है वो बायर से, ठीक है जी।
दोनों ही केसेस में सेलर बायर से भी कर सकता है, बायर सेलर से भी कर सकता है। तो उसके बाद चलते हैं, जो जोखिम है या जो रिस्क है, अगर सेल हो गई ना किसी भी चीज़ की, अगर आपने मोबाइल ले लिया ना मोबाइल की दुकान से, तो वो मोबाइल आपका हो गया। उसके बाद वो घर जाते ही अगर टूट के गिर जाए, जैसे मेरे हाथ से मोबाइल घर आते ही टूट के गिर जाता है, हमेशा गिर के टूट जाता है नया लाते ही, इसलिए मैं नया मोबाइल नहीं लाती। तो उस केस में क्या होता है कि जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्टीमेट, वो मेरी हो जाती है। अब वो टूट गया, वो मेरा है, उसकी स्क्रीन चेंज करवा लो और उसे रखो। वेर एज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होता, तो रिस्क अभी भी बायर का नहीं, सेलर का ही होता, क्योंकि वो चीज अभी भी उसी की है। ठीक है। तो नेचर जो है राइट का, बायर को जस्ट इन रेम यानी राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है। ये याद कर लेना, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट पर्सन। यहाँ पे जो आपका सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल्स का, उसके अंदर क्या होता है कि आपको कौन सा राइट मिलेगा, जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट मिल जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, आपकी हो गई। लेकिन यहाँ पे कि इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, जो आपको राइट मिलेगा कानून की भाषा में, वो होगा जस्ट इन पर्सोनम, यानी व्यक्ति के अगेंस्ट आपको राइट मिल जाता है। ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। उसके बाद आता है आपका राइट ऑफ रीसेल। सेलर ने जब मोबाइल मुझे दे दिया, मैंने पैसे दे के उसे मोबाइल खरीद लिया, तो वो उसे रीसेल थोड़ी ना कर देगा। समझ रहे हो। तो वो राइट टू रीसेल अब सेलर के पास नहीं है। वेयर एज अगर एक कोई ऐसी चीज होती, मान लीजिए उसी प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं जो ए और बी के बीच में डिस्प्यूटेड थी। अब ए को ना ऐसा लग रहा है कि बी कोई ना कोई डिफॉल्ट करेगा, तो अब ए के पास राइट टू रीसेल है, अगर उसे पता चल जाए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी ब्रीच होने वाली है बी की तरफ से या हो चुकी है, तो अब ए के पास राइट टू रीसेल अवेलेबल होता है। कौन से केस में जी, अग्रीमेंट टू सेल के केस में। सेल्स के केस में नहीं होता, क्योंकि सेल्स के केस में हमने देख लिया था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली। अच्छा, उसके बाद आता है सबसे जरूरी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट टेम्पर। डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट टेम्पर अंडर सेक्शन 16 दिया हुआ है। ये कहाँ मेंशन है, ये अंडर सेक्शन 16 मेंशन है। ये सेक्शन भी जरूरी है, याद कर लेना। जो आपका सोगा है, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसके सेक्शन 16 में डॉक्ट्राइन ऑफ केवी टेम्पटर, ऐसे याद कर लेना। 16 साल की एज जब हो जाती है, तो आप अपने लिए खुद जिम्मेदार माने जाते हैं कानून की नज़रों में। तो आप मतलब जो बायर हैं, आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो संविधान ये बोलेगा अंडर सेक्शन, कानून ये बोलेगा अंडर सेक्शन 16 ऑफ सोगा, कहेगा अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बारे में आपको पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी। अगर वो खराब निकल रहा है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप दुकान से लेकर आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपने कोई ये मान लीजिए आपने एक ब्रेड का पैकेट लिया है, ब्रेड के पैकेट में से स्मेल आ रही है दूर तक, आपने उस चीज को देखा नहीं, और देख भी लिया तो भी आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर केस करूंगा सेलर के ऊपर कि इसने ऐसी चीज रखी क्यों हुई है। हो सकता है उसने देखी ही ना हो, आप खुद जाके उठा लाए हो। तो वो चीज तो आपको देखनी चाहिए थी। लेट द बायर बी वेयर, कि इस चीज से आपको नुकसान हो सकता है, आप ऐसी चीज ना खरीदें। तो थोड़ी सी इम्यूनिटी यहाँ पे सेलर को भी इस एक्ट के अंडर दी गई है। कौन सा डॉक्ट्राइन देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ केवियट एम्पटर देता है। जैसे जैसे जो ए पर्सन है, उसने बी से कुछ हैन खरीदे, यानी वो ऐसा वो हेचरी वाला काम करता होगा, तो कुछ उसके जो हैन थे ना वो बीमार थे, और बायर के जो दूसरे हैन थे वो भी उससे, यानी वो फ्लू उसमें हो गया, मान लो बर्ड फ्लू टाइप कोई बीमारी थी जो उसने हैन खरीदे थे, तो उसके कारण उसके जो पहले वाले हैन थे वो भी मर गए। तो कोर्ट ने सेलर को जिम्मेदार, इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि सेलर जिम्मेदार नहीं है। ये चीज तो ए ने देखनी चाहिए थी कि वो अगर बीमार है तो उसे नहीं लेके जाना, है ना। जानवर का देखते पता तो चल ही जाता है, तो आप क्यों लेके आए, आपने उसका एक बारी उसकी जांच तो करवानी चाहिए थी। जब हम कंपनी में कोई एम्प्लॉय भी रिक्रूट करते हैं ना, तो उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं, तो आपने क्यों नहीं देखा उसको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बी आपको नहीं बताएगा कि वो बीमार है या ठीक है। जैसे कि ए ने बी से घोड़ा खरीदा, उसे राइडिंग के लिए चाहिए था, लेकिन उसने सेलर को नहीं बताया। अब ए आ रहा है बी के पास, कह रहा है कि मुझे घोड़ा खरीदना है और मुझे घोड़े पर राइड करना है, क्योंकि घोड़े दो तरह के होते हैं, रेस वाले घोड़े होते हैं और सवारी वाले घोड़े होते हैं। तो उसने बताया नहीं कि मुझे राइड करना है, घोड़ा केवल गाड़ी खींचने के लायक ही था। तो कोर्ट ने ये बोला कि बायर सेलर से कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता, क्योंकि उसे उसने पहले बताया ही नहीं था। ये चीज तो उसके काम की थी कि उसे किस पर्पस के लिए कोई जानवर चाहिए, कोई पशु चाहिए, तो वो चीज उसे बतानी चाहिए थी ना पहले।
तो यहाँ पे होता है ये वाला सिद्धांत लागू कि जो बायर है उसे खुद थोड़ा अवेयर होना चाहिए। वो ऐसे ही जाके नहीं कोई चीज़ लेके आ सकता और फिर कह देगा कि सेलर की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे तो आप हर किसी को फँसा देंगे, ऐसे तो फिर दुकानदार दुकानदारी करेगा ही नहीं ना, इतना डर लगेगा उन्हें। तो उसके बाद आता है केविएट एम्पटर का जो प्रिंसिपल है, केविएट एम्पटर का जो डॉक्ट्राइन है, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ-कहाँ पे ये वाला जो डॉक्ट्रिन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ-कहाँ पे नहीं होगा, देखना एक बारी। फिटनेस फॉर पर्पस, बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया। उसने कह दिया कि मुझे ना जो हॉर्स है ना वो राइडिंग के लिए चाहिए, ठीक है? फिर भी उसने उसको वैसा हॉर्स नहीं दिया, तो उस केस में फिर डॉक्ट्राइन ऑफ केविटेम्पटर लागू नहीं होगा। उस केस में जो अल्टीमेट लायबिलिटी है नुकसान की, वो किसकी होगी? सेलर की होगी, वो बायर की नहीं होगी। ठीक है जी? उसके बाद है जैसे ये ट्रक ऑर्डर किया था और हिल एरिया के लिए ऑर्डर किया था और ट्रक हेवी लोड के लिए सही नहीं था, तो सेलर इसके लिए लायबल होगा। वही वैसा सही केस है। यहाँ ना एक ट्रक ड्राइवर है जो जो एक बायर है, उन्होंने वो बोले कि मुझे ना हिली एरियाज में जाना होता है और मुझे कोई अच्छा सा हैवी लोड कैरी भी कर सके और हिली एरियाज में चल भी सके, इस प्रकार का ट्रक देना। उसने सारी बात बता दी, लेकिन फिर भी सेलर ने ना उसको वैसा सा ट्रक दिया नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अल्टीमेट जो लायबिलिटी है वो आपके सेलर की होगी, यहाँ पे बायर की नहीं होगी, क्योंकि बायर ने जितनी बात उसको बतानी ज़रूरी थी वो बता दी पहले ही। तो फिटनेस फॉर पर्पस, पहले पर्पस बता दिया, उसके बाद अगर चीज़ ले रहे हो तो वो चीज़ उसके लिए फिट होनी चाहिए। उसके बाद है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करा तो सेलर लायबल होगा। डिस्क्रिप्शन मतलब पहले उसने डिस्क्राइब, अगेन वही है, डिस्क्राइब करके सेलर ने बताया कि ये चीज़ ऐसी ऐसी सी है। डिस्क्रिप्शन से वो जो बायर था उसने वो चीज़ खरीद ली कि ठीक है, हाँ ये कह रहा है तो ये मेरे काम की होगी, मैंने ले ली। घर आके देखा तो वो चीज़ वैसी थी ही नहीं। मर्केंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए। मर्केंटेबल का मतलब होता है कि वो जो है चीज़, जैसे कि अगर डिस्क्राइब कर रहा है शॉपकीपर, कह रहा है कि ये जी पिकल का डब्बा है, अचार का डब्बा बड़े ही अच्छी क्वालिटी का है। हमने तो खुद देखा है ये कहाँ पे बनाया जाता है, बड़े ही हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ्रेश है, ये है वो है करके उसने बेच दिया उसे। उसके बाद जो घर आके उस पर्सन ने देखा, बायर ने, कि उसमें तो ऐसे ना पिकल के डब्बे में गंदी स्मेल आ रही है, गंदा ऑयल यूज करा हुआ है। तो वो गुड्स उसने खरीदी क्यों थी? डिस्क्रिप्शन पे खरीदी थी। उसे क्या लगा था कि क्वालिटी जो है वो मर्केंटेबल होगी, यानी बेचने वाले ने बेची है तो बेचने लायक होगी तभी बेची है। ठीक है? तो मर्केंटेबिलिटी किसे कहते हैं कि कोई चीज़ अगर सेल करने लायक है तभी शॉपकीपर ने रखी हुई है, ये माना जाता है। तो ऐसा मान के अगर किसी ने कोई चीज़ खरीद ली तो उस केस में भी जो अल्टीमेट लायबिलिटी है किसी नुकसान की, वो होगी आपके सेलर की। वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ गिव लागू नहीं होगा। सेल बाय सैंपल, बल्क में सैंपल से मैच करा। देखना एक बार है ना, जैसे कि हमने ना वीट खरीदी, गेहूं खरीदी, गेहूं की सारी बोरियां तो चेक करने बैठेंगे नहीं। अगर हमने 100 क्विंटल गेहूं खरीद लिया मान लो, ठीक है, तो एक एक क्विंटल गेहूं नहीं, 100 क्विंटल खरीदे हैं तो ये 10,000 किलो हो जाता है। 10,000 किलो की सारी बोरियां तो हम चेक करने बैठेंगे नहीं, 100 की 100। हमने एक दो बोरियां देख ली, हमें लगा ठीक है सैंपल के तौर पे, और फिर हमने पूरा का पूरा बल्क था जो वो खरीद लिया। अब जो आई है ना, जो 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 गुड्स आई हैं हमारे पास, वो उससे मैच नहीं कर रही, तो उस केस में जो अल्टीमेट लायबिलिटी है वो किसकी होगी? सेलर की होगी। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, यहाँ ना बंदा खुद बड़ी तारीफ भी कर रहा है, उसने सैंपल भी दिखाया है, सारी चीजें करके वो सेल कर रहा है, लेकिन फिर जब आप घर आए तो आपको गुड्स वैसी मिली ही नहीं जैसी आपने डिस्क्राइब करके मंगवाई थी, या फिर शॉपकीपर ने आपको डिस्क्राइब करके दी थी, या फिर जो आपको सैंपल दिखाया गया था उससे वो चीज़ मैच ही नहीं कर रही। तो उस केस में जो अल्टीमेट लायबिलिटी है वो होगी सेलर की। ट्रेड यूसेज, अगर मार्केट में एक ट्रेड यूसेज चलता है तो उसका पालन होना चाहिए, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स रीजनेबली फिट होने चाहिए। यूं नहीं है कि आपने ना रेडीमेड गारमेंट्स केवल ऐसे मान लिए कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उनकी सबकी अल्ट्रेशन आपको करवानी चाहिए, करवानी ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, करवानी ही करवानी पड़ेगी। अगर सभी ऐसा करने लग जाएं तो उससे एक तो कपड़ा खरीदने के पैसे लग रहे हैं, दूसरे ऑल्ट्रेशन के पैसे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में एक ट्रेड यूज ऐसा है कि रेडीमेड का मतलब है कि वो आए ही ऐसे हैं कि उसका एक रीजनेबल फिट है, एक साइज का जो पर्सन है, किसी को एम साइज की शर्ट आती है तो वो उसे खरीदते ही आ जाएगी। ऐसा ट्रेड यूसेज, किसी ने एम साइज की शर्ट खरीदी और वो उसके लिए बहुत छोटी है, तो वो उसके लिए सेलर लायबल होगा क्योंकि उसने गलत लेबल कर रखा है उस चीज को। ठीक है, तो फ्रॉड या फिर
एक्टिव कंसीलमेंट बाय द सेलर, सेलर ने डिफेक्ट छुपाया, बायर को मिसलीड करा, तो इसके लिए सेलर लायबल होगा। तो यहाँ पे सिंपली 7 पॉइंट्स ऐसे थे जिनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो ये कहेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर केवी टेम्पटर लागू नहीं होता। तो ये सातों ही ऐसे हैं जिनके ऊपर ऊपर केवी टेम्पटर लागू नहीं होता। यानी डिस्क्रिप्शन से सेल करा है, या फिर अगर जो सैंपल से सेल करा है, या कोई पर्पस बता दिया उसके अकॉर्डिंग सेल करा है, या फिर कोई मर्केंटेबल क्वालिटी की चीज़ें बता कर दी है, तो उसके ऊपर भी सेलर की लाइबिलिटी होगी। अगर डिस्क्रिप्शन से और सेलर सैंपल से दोनों से सेल किया है तो उसके ऊपर भी, ट्रेड यूसेज भी और बता दिए अगर, तो फिर उसके बाद है फ्रॉड, या फिर अगर एक्टिवली कंसील किया है कोई फैक्ट सेलर ने, तो उस केस में भी लाइबिलिटी जो है वो सेलर की होगी, और डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्प्टर इस पर लागू नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाए होंगे। इसके बाद चलते हैं, अब तक हमने क्या चीज़ें करी हैं। अब तक मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो सेल क्या होता है, कि सेल का मतलब होता है कि डायरेक्टली हमने पैसा, ए पर्सन ने बी को पैसा दिया, और पैसा देते ही वो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्स। देन हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या होता है, उसके अंदर एक कंडीशनल ट्रांसफर होगा, इन फ्यूचर तुरंत ट्रांसफर नहीं हो रहा है चीज़ों का। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में क्या डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कौन सा ऐसा केस होता है जिसके अंदर जो बायर है उसको खुद थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है कि जो चीज़ें वो खरीद रहा है तो वो उसके लायक हो, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर हमने पढ़ा। डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर कहाँ लागू नहीं होता ये हमने पढ़ा। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक की चीज़ें समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर स्टिल कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक बार हमने रिवाइज कर ली है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो ये राइट टू ऑफ अनपेड सेलर है ना, इससे पहले हम देखते हैं कि अनपेड सेलर क्या होता है। राइट्स तो हमें पता है क्या होते हैं, देख लेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अनपेड सेलर क्या होता है। अनपेड सेलर की डेफिनेशन देखो, ये यहीं दी हुई है। जब सेलर ने गुड्स बेच दिए लेकिन प्राइस पूरी तरह पे नहीं किया है अभी तक, ए ने बी को गुड्स बेच दिए लेकिन बी ने अभी तक उसका जो पूरा प्राइस है वो पे नहीं किया है, तो उसको आप बोलेंगे अनपेड सेलर। किसको? ए को। सेलर कब अनपेड कहलाएगा? बायर ने प्राइस पूरा नहीं चुकाया है, या तो, या फिर थोड़ा पार्शियल प्राइस उसने नहीं चुकाया है। गुड्स क्रेडिट पर बेचे थे, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और अभी तक भी प्राइस नहीं मिला है। यानी ए ने बी से बोला था कि भाई बी, फोन तो ले जा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दियो। बी बोला ठीक है मैं कर दूंगा। 1 महीना बीत चुका है, ए को अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा अनपेड सेलर। उसके बाद बायर ने प्राइस ऑफर किया पर सेलर ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैसे अब बी आके ए को बोल रहा है, कहता मैंने ना फोन महीने यूज कर लिया, 10,000 का फोन था, मुझे इतनी कीमत इसकी लग नहीं रही है, ऐसा करो 3,000 रुपये ले लो और ये फोन मुझे दे दो। नो, यहाँ भी जो सेलर है वो अनपेड है, ठीक है, क्योंकि उसने जो उस समय जो प्रॉमिस हुआ था पेमेंट करने का, वही अगर पेमेंट भी करेगा तभी वो पेड सेलर कहलाएगा। आई होप आपको अनपेड सेलर क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगर बायर ने प्राइस दे दिया लेकिन अन्य कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे कि ए बैठा है जम्मू कश्मीर में और बी बैठा है तमिलनाडु में। बी कहता ए से ही फोन खरीदना है, चाहे मेरे पास यहाँ मिलता हो, मैं खरीदना ए से ही है मुझे। ए कहता ठीक है भाई भेज दूंगा, 10,000 रुपये का फोन है, 20,000 रुपये कुरियर चार्जेस लगेंगे, मैं भेज दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। बी कहता ठीक है कर दो। अब बी के पास फोन आया, बी कहता मैं तो 20,000 रुपये नहीं दूंगा जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी है, मैं तो केवल 10,000 रुपये दूंगा जो इस डिवाइस की एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहाँ भी जो ए है वो अनपेड सेलर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के, लोडिंग के खर्चे, चलो यहाँ मोबाइल का एग्जांपल लिया है, हम टेक्सटाइल्स का भी ले सकते हैं, तो वो अगर बी ने ए को नहीं दिए, जो बी ने ए को देने थे वो नहीं दिए पैसे, तो अभी भी जो ए है वो अनपेड सेलर ही कहलाएगा। जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक वो बी को सपने में आके सताता रहेगा और वो अनपेड सेलर कहलाता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं राइट्स क्या होते हैं अनपेड सेलर के। क्योंकि ए दुख में है, क्यों? किसी का पैसा चला जाता है तो वो दुख में ही होता है ना। ए दुख में है, बी ने उसको धोखा दे दिया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो अब ए के पास क्या क्या अधिकार है कि वो क्या कर सकता है। एक तो वो राइट ऑफ लियन। अब यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं देखो।
ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर की थी, तो एक तो वो उन गुड्स पे कोई एक्शन ले सकता है या वो बी पे कोई एक्शन ले सकता है। तो जो इसके राइट्स होंगे ना अनपेड सेलर के, वो दो तरह के राइट्स होंगे जी। एक तो होंगे आपके राइट अगेंस्ट सेलर, और नहीं, राइट अगेंस्ट दी गुड्स, एंड दूसरा होगा राइट अगेंस्ट दी बायर। ये होती हैं आपकी पर्सनल रेमेडीज। कौन सी? जो राइट अगेंस्ट दी बायर होती हैं उसको आप बोलते हैं पर्सनल रेमेडीज, और अगेंस्ट दी गुड्स होती हैं वो आते हैं आपके जनरल रेमेडीज। इसके बाद पीडीएफ गायब हो गई। 1 सेकेंड। देखना एक बार यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा, इसको पता नहीं क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी नज़र यहीं रहे स्क्रीन पे। तो इसीलिए हम करते हैं कि राइट ऑफ लियन क्या होता है। राइट ऑफ लियन होता है कि जब तक प्राइस नहीं मिला तब तक सेलर गुड्स को अपने पास रख लेगा, ठीक है। ये किस केस में हो सकता है? ये एग्रीमेंट टू सेल के केस में हो सकता है। कहता है कि एक कंडीशन पूरी हो जाए, जब तक इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं होती ना, तब तक ये चीज़ मैं अपने पास रखूंगा। जिस दिन इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी उस दिन ये गुड्स की ट्रांसफर मैं तेरे पास कर दूंगा, ओनरशिप की भी और गुड्स की भी। तो जब तक गुड्स सेलर के पास है तभी सेलर राइट टू लियन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। राइट टू स्टॉपेज समझ में आया ना? राइट टू लियन क्या होता है? राइट टू लियन होता है कि जब प्राइस नहीं मिलेगा तब तक, जब तक बी ए को पूरे पैसे पे नहीं कर देगा, तब तक सेलर जो है गुड्स को अपने पास, ये गुंडे भेज के भी मंगवा सकता है, ठीक है। जो ए है वो बी के घर पे किसी को भेज देगा, वो उसकी बाइक उठा ला और ये यहाँ रख मेरे पास, जब तक पैसे नहीं पूरे कर देगा ये बाइक मैं उसे दूंगा नहीं। ऐसा भी कर सकता है, अगर वो बाइक ही जो है वो मैटर है जिसकी पेमेंट अभी तक रुकी हुई है, ठीक है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो मुझे ना ये पता चल गया रास्ते में ही, बी को जो मैं गुड्स बेचने जा रहा हूँ, बी तो दिवालिया होने वाला है। तो उस केस में होगा क्या कि मैं एज सेलर जो मेरी गुड्स हैं उनको क्या कर सकता हूँ, रास्ते में ही रोक सकता हूँ, या फिर रास्ते में से ही वो चीज़ें जो है वो वापस मंगवा सकता हूँ। उसके बाद आता है आपका राइट टू रीसेल। राइट टू रीसेल का मतलब होता है, राइट टू रीसेल का मतलब होता है कि जब अगर बायर ने प्राइस नहीं चुकाया है तो सेलर जो गुड्स हैं उनको रीसेल भी कर सकता है। उसके बाद आते हैं आपके राइट्स अगेंस्ट दी बायर। बायर जो होता है ना, जो आपका बायर होगा ना, वो उसके अगेंस्ट भी सेलर कोई एक्शन ले सकता है। कैसे कैसे? गुड्स के केस में तो हमने देख लिया कि गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता है, या फिर गुड्स को अपने पास ही रोक सकता है, देगा ही नहीं। या फिर अगर उसने सेलर ने ठीक समझा तो वो उसे बेच भी सकता है गुड्स को। जैसे कोई पेरिशेबल नेचर की गुड्स थी तो उसे बेच देगा, या कोई अगर ऐसी चीज है कि जिसे बेचने से उसका, क्योंकि बिजनेस का काम ही वही है ना, तो वो बेच देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेंस्ट बायर कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइस के लिए सूट कर सकता है, अगर ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है तो सेलर प्राइस के लिए सूट कर सकता है। कोर्ट में जाएगा, कहेगा इससे ये चीज, इसने मुझे इतनी तारीख को बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा, इसने मुझे ये चीज खरीदी थी इसने मेरे से, लेकिन आज तक ये पैसे नहीं दिए हैं इसने, तो इसके ऊपर मुझे केस करना है, मुझे इससे पैसे रिकवर करने हैं। तो वो प्राइस के लिए सूट कर सकता है। डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है कि इससे, वो वाला एग्जांपल याद ही होगा आपको मुझे लगता है, जैसे कि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन उसने ना मुझे रोक के रखा एज अ सेलर। मेरा प्लॉट था, बी को मैंने देना था, तो बी कहता था कि मैं ले लूंगा ये वाली जमीन, जो है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ये फाई बोलते हैं ना उसको, जो जो पहली पहली बार का नजराना जो होता है, कि मैंने इसको इतने पैसे दे दिए और अब ये प्लॉट मेरा हुआ, और लेकिन एन मौके पे वो बोला कोई नहीं भाई वो पैसे रख ले, मैं तो तेरे से नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ए को वो सेलर नहीं मिल रहे, या मुझे वो सेलर और कोई, अब मुझे और कोई बायर मिल नहीं रहे। इतने साल का जो मुझे नुकसान हुआ है, हो सकता है उसी डेट को मुझसे कोई वो जमीन खरीद लेता तो उतने पैसे का मुझे इंटरेस्ट भी मिलता, वो पैसा भी मेरे हाथ में होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एवरीथिंग अंडरस्टैंड्स। तो वो वाला जो मुझे नुकसान हुआ है उसके लिए भी मैं बायर के अगेंस्ट सूट फाइल करवा सकती हूँ। दूसरा, इसी तरह का मान लो किसी पर्सन ने ये बोल दिया था कि कोई पेरिशेबल नेचर की चीजें थी, बोला ये सब्जियों की पूरी क्रेट है, मैं ना ये खरीद लूंगा शाम को आके। मैंने कहा भाई देख लियो, खरीद लियो, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगी। बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा। शाम को आके मैंने उसको कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया।
दूसरे दिन फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, सब्जियां खराब हो गई। अब ना तो वो मेरे लायक रही, ना मैं उन्हें बेच सकता, तो मेरे पैसे का तो नुकसान हो ही गया ना, किसके भरोसे? उस बायर के भरोसे। तो इस केस में होगा क्या कि मैं उससे प्राइसेस क्लेम कर सकता हूँ कि जितना नुकसान मेरा हुआ है भाई उसके लिए पैसे दे, मेरा नुकसान हुआ है। और दूसरा तीसरा जो इसका प्रावधान है वो क्या है, डिले अगर हुआ है तो इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। वही जमीन वाला केस अपन ले सकते हैं कि उतना पैसा अगर मेरे पास उस समय होता तो मैं उसे बैंक में रखता, मेरे पास उस पे इंटरेस्ट आता, 100 चीजें होती, क्या पता कहाँ मैं वो पैसा लगाता। तो अब मुझे वो क्लेम चाहिए, तो वो इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, सेलर बायर के अगेंस्ट। उसके बाद उसके बाद ये बड़ा ना जरूरी आता है ये, जैसे नेट के एग्जाम्स है, एचटेट के एग्जाम्स है, उनमें ये बड़ा जरूरी पूछा जाता है। अनपेड सेलर, जो सेलर है वो अनपेड कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? हमने ये तो देख लिया कि सेलर अनपेड कब होगा, कब होगा, लेकिन कब नहीं होगा? देखना एक बारी, यदि जो प्राइस है वो थोड़ा सा ही बाकी है, जैसे 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें 50 रुपए बाकी हैं अभी, सेलर कह रहा है मैं अनपेड हूँ, ऐसा नहीं होता। वो फ्रैक्शन ही बहुत थोड़ा है। वेयर एज अगर कोई 70 रुपीज की चीज थी, उसमें से 70 बाकी है, उसमें 70 में से 50 अभी बाकी है पे करने, तो सेलर अनपेड हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए की है, उसमें से 50 बाकी है, तो सेलर ये नहीं कह सकता कि मैं अनपेड सेलर हूँ। नो, नहीं हो सकता, क्योंकि कंपेरेटिवली जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फ्रैक्शन बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी। तो यदि मूल्य का थोड़ा सा ही हिस्सा बाकी है तो सेलर अनपेड नहीं होगा। यदि गुड्स क्रेडिट पर बेचे गए हैं क्रेडिट पीरियड के दौरान, अनपेड सेलर वो नहीं। अब कह रहा है कि 1 महीने के बाद, बी ने बोला था ए को, कहता था कि मैं 1 महीने के बाद मोबाइल फोन की पेमेंट कर दूंगा। अब है ना 15 दिन के बाद ए गया कोर्ट में, कह रहा है मैं अनपेड सेलर, मैं अनपेड सेलर, मेरे पैसे रिकवर करवाओ। कोर्ट कहता किससे? कहता बी से। कहता बी ने क्या कर दिया? कहता मोबाइल लेके गया था, बोला था कि 30 दिन में पेमेंट करूंगा, आज 15 दिन हो गए हैं और मुझे आज तक उसने पैसे नहीं दिए हैं। तो कोर्ट कहेगा भाई 30 दिन का इंतजार करिए, 30 दिन के जो पीरियड के दौरान आपको हम अनपेड सेलर नहीं क्लेम कर सकते, कह सकते, और उस दौरान आप भी बी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर वो पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो आपने उसी समय कह दिया था कि ठीक है भाई 30 दिन में दे दियो, 30 दिन 30वें दिन दे दियो, कि जिस दिन ये पीरियड पूरा, तो क्रेडिट पीरियड पूरा पूरा होने के बाद ही केवल जो सेलर है वो अनपेड कहलाएगा, अगर उसे पैसे न मिले हो तो। ठीक है। उसके बाद यदि बायर ने प्राइस तो दे दिया, लेकिन दूसरे जो खर्चे थे, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के, पैकेजिंग के, वही बात है, ये वो मोबाइल मंगवा रहा था या कोई ट्रांसपोर्ट की जो 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 सॉरी ट्रांसपोर्ट क्या, टेक्सटाइल की कुछ चीजें थी, बोला था एक ट्रक भर के भेज देना सूटों का, वहाँ अच्छे मिलते हैं, तमिलनाडु में सेल करेंगे। कहता ठीक है। उसने कहता पहुंचने के बाद, कहता तेरा ट्रक वापस मंगवा ले, अनलोड कर लिया मैंने सामान सारा, और ये सूट जो है इनकी पेमेंट बता दे। तो ये कहेगा भाई ट्रक के पैसे, लोडिंग के अनलोडिंग के पैसे, कहता नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मुझे क्या मतलब, तुम चाहे डोरेमोन वाले एनीवेयर डोर से ला के दे देते मुझे, मैंने थोड़ी कहा था ट्रक में भेजने का, मैंने तो कहा था कि सूट भेज दो, मैं तो सूट की पेमेंट करूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर बायर ने कोई चीज़ मंगवाई है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के, लोडिंग के, अनलोडिंग के जो खर्चे होते हैं वो बायर ही पे करेगा, ही इज लाइबल, नहीं करेगा तो यहाँ पे जो सेलर है वो अनपेड है, वो उस पे केस करेगा। यदि बायर ने पूरा प्राइस सेलर को ऑफर कर दिया, टेंडर ऑफ प्राइस, लेकिन सेलर लेने से मना कर रहा है, ऐसे में सेलर को अनपेड सेलर। अब है ना, अब अब जो बी था हमारा, आया वो ए के पास, ए के पास आया, ए के पास 30 दिन के बाद, बी के जो बी 10,000 रुपये बकाया थे वो देने। कहता है भाई साहब फोन खरीदा था, पेमेंट ले लो। कहता नहीं। कहता क्यों? कहता तुम्हारी मेरे दोस्त डी के साथ लड़ाई हो गई ना। कहता हाँ। कहता अब मैं अनपेड सेलर बनूंगा और तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकता? बी ए को प्राइस ऑफर कर रहा है भाई, कि कोर्ट में जाके कहेगा मैं दे रहा इसे 10,000 रुपए, ए ले ही नहीं रहा, क्योंकि ए अलग टशन में है, ए कह रहा है मैंने तुझसे करना ही झगड़ा है, क्योंकि तेरी मेरी दोस्त से लड़ाई होगी तो मेरे से भी होगी। ऐसा नहीं करना। तो ऐसा अगर वो करेगा तो उसे अनपेड सेलर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और उसका कोई भी जो कोर्ट है वो बात उसकी नहीं सुनेगा। यदि अनपेड सेलर कहलाने का आधार गुड्स का प्राइस है, ना कि अन्य खर्चे। सुनो मेरी बात, ये वाला जो था आपका पॉइंट, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग के खर्चे नहीं पे करे थे, वो सूट मंगवा लिए थे उसने और पे नहीं कर रहा था,
ट्रक वाले का खर्चा बी, अपन ने बोला था कि बी की जिम्मेदारी है कि अगर उसने वो चीज मंगवाई है तो वो उसके मंगवाने के जो खर्चे आए हैं उसकी पेमेंट भी ए को करे, कहा था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये बात ही नहीं हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान केवल इतनी बात हुई थी कि जो प्राइस है वो केवल गुड्स का ही पे किया जाएगा, वो केवल गुड्स का ही पे किया जाएगा, अन्य खर्चे कोई पे ही नहीं करेगा बी। शुरू में ये बात वो ओपनली उन्होंने डिस्कस कर ली थी, बोल ली थी, एग्री भी दोनों इसी बात पे हुए थे। तो उस केस में भी जो ए है वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं अनपेड सेलर, क्योंकि मैंने उसको सेल किया और उसने मुझे धोखा दिया, उसने ट्रक के पैसे नहीं दिए। नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय जो बात हुई थी बात वही रहेगी अब भी। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो राम कहानी हमने अब तक की करी है, वो आपको समझ में आई होगी। सॉरी एज इट इज, उसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज, मुझे बताना कि कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, हम उसे दोबारा समझाएंगे। उसके बाद आता है कि अनपेड सेलर। अगेन ये अनपेड सेलर कौन होता है, पूरा मैंने कंडीशनल पेमेंट ये कर चुके हैं हम। एग्जाम्पल्स ये मुझे लगता है दोबारा से आ गया है, राइट टू लीन, ये दोबारा से आ गया। कोई नहीं, आगे चलते हैं। टर्मिनेशन, अच्छा, ये उसके एक्सपेंडेड प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमने अभी तक उसका केवल ओवरव्यू सा देखा। अब हम देखते हैं कि जो राइट टू लीन है, राइट टू लीन है उसका क्या मतलब होता है। सेलर के पास अगर गुड्स का पोजीशन है तो वो प्राइस मिलने तक गुड्स को रोक सकता है, बायर को वो देगा नहीं। लीन कब लगाया जा सकता है, गुड्स बिना क्रेडिट पीरियड के अगर बेचे गए हों। कहता है बिना क्रेडिट पीरियड के बेचे थे, मैंने उससे नहीं कहा था कि 5-4 दिनों में, 4 दिन में, 5 दिन में पेमेंट करी, उसने वैसे ही पेमेंट रोक रखी है, उस केस में हम लीन लगा सकते हैं। गुड्स क्रेडिट पर बेचे गए हो लेकिन क्रेडिट पीरियड एक्सपायर, बोला था 30 दिन में पेमेंट कर दूंगा, नहीं कर रहा, तो अब मैं उसे गुड्स नहीं दूंगा। गुड्स की ओनरशिप क्योंकि अभी तक मेरे पास ही है, तो जिस दिन पेमेंट करेगा उस दिन ले जाएगा, यानी क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और गुड्स क्रेडिट पर बेचे थे, बायर ने अभी भी पेमेंट नहीं करी है, तो सेलर के पास राइट टू लीन है, सेलर जो है वो गुड्स को अपने पास रोक के रख सकता है। उसके बाद आता है बायर इंसॉल्वेंट हो गया, मुझे पता चल गया कि अब उसके पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, तो उस केस में एज सेलर मैं गुड्स को रोक के रख सकती हूँ। ए ने बी को 50,000 रुपए के गुड्स बेचे, 1 महीने का क्रेडिट क्रेडिट दिया, लेकिन उस 1 महीने में ही बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब ए जो है वो एक अनपेड सेलर बन गया और वो गुड्स पर लियन लगा सकता है। ठीक है जी। पार्ट डिलीवरी, अगर सेलर ने गुड्स का हिस्सा, कुछ हिस्सा डिलीवर कर दिया और कुछ हिस्सा अभी बाकी है, तो फिर भी लियन का हक रहेगा। लेकिन अगर डिलीवरी ऐसे कंडीशन में हुई है जिससे लगे कि सेलर ने लियन छोड़ दिया है, तो लियन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी ऐसी कंडीशन में हुई है जिससे कि ये लग रहा है कि उसने खुद ही जो जो बचा हुआ पार्ट था ना, वो खुद ही उसने ट्रांसफर कर दिया बायर को, तो उस केस में ये लगेगा कि जो लीन है वो उसने खुद ही टर्मिनेट कर दिया है वॉलेंटरली। तो टर्मिनेशन कैसे कैसे हो सकता है लीन का, जैसे गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्टर को भेज दिए थे और सेलर ने डिस्पोजल का हक रिजर्व न किया हो, उसने ना ये कह दिया, ए ने ये कह दिया कि भाई बी, तुम्हारा सामान मैंने इस फलाना फलाना ट्रक में रखा है और ये ट्रक तुम्हारे तक आ रहा है, अब ये तुम जानो और तुम्हारा सामान जाने और ये ट्रक वाला जाने, अब ये जो सामान है ये तुम्हारा हुआ। यहाँ पे बी ए की जो भाषा है, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इसने इस गुड्स के ऊपर जो पूरा का पूरा इसका अधिकार था वो खत्म कर दिया। अब अगर इसे ये पता चल भी जाए कि बी दिवालिया हो चुका है, तब भी ये इस ट्रक को रोककर इसका सामान उतरवा कर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो राइट टू लियन लगाना है। क्यों? क्योंकि फोन पे तुमने जो बात करी थी वो बी ने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है। तो कैरियर को भेजकर या ट्रांसपोर्टर को भेजकर सेलर है उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया अपना रिजर्व रखने का अधिकार। जब बायर या उसका एजेंट गुड्स की पोजीशन ले आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में समझना, जरा थोड़ा सा देखना ध्यान से। यहाँ पे तो हमने बी को ही फोन करके बोल दिया था कि भाई तू जाने, तेरा सामान जाने। अब बी ने ए के पास अपना कोई पर्सन भेज दिया, सी पर्सन, कह रहा है जा ए से सामान लेके आ। तो अब जो सी है ना, ए और बी के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट था और बी ने सी को भेज दिया कि जा भाई सी से सामान, ए से सामान लेके आ, अपना कोई सामान उसके पास रखा है। कहता ठीक है मैं ले आऊंगा। अब ए को यही मानना पड़ेगा कि उसने गुड्स की जो पोजीशन है वो बी को ही हैंड ओवर करी है। अब वो सी को सी की तरह नहीं बी की तरह देखेगा। समझ में आई ये चीज? तो बायर जो है उसका खुद का कोई एजेंट गुड्स की पोजीशन ले लेता है, तो उस केस में भी जो राइट टू लीन है वो टर्मिनेट हो जाता है।
जब सेलर खुद लीन छोड़ दे, कह रहा है मैंने खुद ही लीन छोड़ दिया, मैं दे रहा हूँ उसको जो भी गुड्स हैं उसकी। तो जब सेलर के कंडक्ट से ऐसा लगे कि उसने जी लीन छोड़ दिया, यानी जो एस्टॉपल, बाय एस्टॉपल ऐसा लग रहा है कि सेलर जो है उसने लीन छोड़ दिया है, वो लीन रखना ही नहीं चाहता, वो अपना अधिकार उस पर रखना ही नहीं चाहता, वर्बली या नॉन वर्बली वो ये चीज शो कर रहा है। एग्जाम्पल देखना एक बारी। लेकिन अगर सेलर कोर्ट से प्राइस का डिक्री भी ले ले तब भी लीन खत्म नहीं होता। इस चीज का मतलब पता है आपको? सेलर गया कोर्ट में, प्राइस का क्या हो रहा है इसे? स्क्रीन, स्क्रीन ठीक है, ठीक है। जैसे ए ने बी को 1 लाख रुपए की कार बेची और डिलीवरी रेलवे को भेज दी, रिसिप्ट भी बायर के नाम कर दी। अब सेलर लीन का हक खो देता है। ठीक है, वो बेची किसको थी? बी को। ए ने बी को 1 लाख रुपए की कार दी थी, लेकिन डिलीवरी जो है उसकी वो कहीं गलत जगह पे भेज दी, और रिसिप्ट जो है वो बायर के नाम पे भेज दी। अब इसने इसको डिलीवर तो कर ही दिया रेलवे को, रिसिप्ट बी के नाम पे, बी के पास सामान पहुंचा ही नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल जो प्राइस है वो इसके पास रिसीव हो चुका, इसके पास से जा चुका, गुड्स किसी तीसरे के पास जा चुके। इस केस में जो आपका राइट टू लीन है वो खत्म नहीं होगा। इस केस में जो राइट टू सॉरी इस केस में जो राइट टू लीन है वो आपका खत्म हो जाता है। इस केस में वो जाके रेलवे को ही नहीं बोल सकता कि भाई गलती से डिलीवर हो गया, मुझे सामान हो, क्योंकि आपने इम्प्लाइडली उसको वो चीज़ ऐसे ही डिलीवर कर दी थी। तो ये होता है। वो एक्सेप्शन टाइप्स मान लो। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन 50 से 52। इसका मतलब होता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड सेलर से निकलकर अभी बायर तक नहीं पहुंचे हैं, यानी ट्रांजिट में है, तो सेलर उन गुड्स को वापस रोक सकता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बी ने खरीदी थी चीजें, उसके पास अब पैसे नहीं है पे करने के लिए, और गुड्स जो हैं वो ए से निकलकर बी के पास अभी तक पहुंचे नहीं है, रास्ते में है। रास्ते में है, जो ट्रक है वो जा रहा है, अभी तक वो पहुंचा नहीं है। ए ने कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं करी थी कि भाई तू जाने तेरा सामान जाने, नहीं, जो जनरल बातें हुई थी कि ये कह रहा है मैं सामान भेज रहा हूँ, बी कहता है ठीक है। अब जो सामान है ना वो ट्रक में जो भी है वो अभी तक ए का ही है, जब तक वो बी के पास पहुंच नहीं जाता। तो ये जो ड्यूरिंग ट्रांजिट का जो पीरियड है, उस पीरियड के दौरान ए जो है वो सामान को रोक सकता है रास्ते में, अगर उसे पता चले कि बी पर्सन जो है वो हो गया है जी दिवालिया, उसके पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। तो उस केस में जो आपका राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो लागू होता है। जब गुड्स कैरियर के पास हो, बायर तक भेजे जा रहे हों, अभी तक भेजे जा रहे हैं, अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुए हैं, बायर या उसका एजेंट डिलीवरी लेने से, बायर या उसके एजेंट के, एजेंट कौन था? सी था, उन दोनों की डिलीवरी लेने से पहले तक कभी भी जो सेलर है वो गुड्स को ट्रांजिट में रोक सकता है। अगर बायर ने डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ही गुड्स को ले लिया तो यहाँ भी ट्रांजिट खत्म। अगर डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कैरियर ने बायर के नाम पर डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली तो ट्रांजिट खत्म। क्या मतलब? या जहाँ पहुंचना था सामान वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद कैरियर ने बायर के नाम से डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, जो ट्रक वाला था वो खुद ही कह रहा है बी के नाम से मैं डिलीवरी एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे वो गुड्स अभी तक ट्रक में ही पड़े हैं, लेकिन जो ट्रक का ओनर था वो बी का भाई था, कह रहा है अपने ठिकाने पे चीजें पहुंच गई हैं और ये भी चीजें अपनी हुई। तो यहाँ पे भी ट्रांजिट खत्म, चाहे बी ने रिसीव नहीं करी, लेकिन जो कैरियर था उसने कर ली ना, उसने एक्नॉलेज कर लिया कि बी के पास चीजें पहुंच चुकी हैं। अगर बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए और कैरियर ने गुड्स को अपने पास रख लिया तो अभी ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ है। कैसे? अब देखो, जो ए पर्सन था ना उसने बी के पास कुछ सूट भेजे थे। कैसे? क्योंकि ए रहता है पंजाब में, बी रहता है तमिलनाडु में, बी कहता है कि वहां ना पंजाबी सूटों की ज्यादा मांग है, तो वो भेजो हमारे पास। बी को पसंद नहीं आए, साउथ इंडिया वालों को पंजाबी सूट कहाँ पसंद आने थे, तो उसे पसंद नहीं आए, कहता है ले लो आपके वापस सूट। तो यहाँ पे जो कैरियर है जो जा रहा है, अगर इसके पास बी के पास वो चीजें रिसीव भी हो गई हैं, और तो भी अगर वो चीजें इसके पास रिसीव भी हो गई हैं तो भी वो ट्रांजिट जो है वो खत्म नहीं माना जाएगा, वो अभी भी यही माना जाएगा कि जो गुड्स हैं वो ट्रांजिशन में ही हैं, चाहे वो बी के पास है, फिर वो वापस आएगी ए तक, उस तक भी वो ट्रांजिशन में ही मानी जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉमन सेंस वाली सी बातें हैं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बायर ने खुद शिप चार्टर की और गुड्स उस पर भेज दिए, ये इस पर डिपेंड करेगा कि मास्टर कैरियर है या फिर बायर का एजेंट है। ठीक है,
अब अगर बायर की खुद की उसने एक शिप थी, वो किराए पे ले रखी है पूरी की पूरी, और गुड्स उस पर भेजे हैं, किसने? सेलर ने। तो अब जो है, वो जो बायर है, वो बायर का एजेंट है, कैरियर, या फिर वो मास्टर कैरियर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो गुड्स ट्रांजिट में मानी जाए या नहीं मानी जाए। बायर का एजेंट अगर वो है, तब तो गुड्स ट्रांजिट में मानी नहीं जाएंगी। क्यों नहीं मांगी मानी जाएंगी? क्योंकि वो ये एग्जाम्पल ये ले लो, सी ही मान लो नाव चला के आया है, शिप लेकर आया पूरा जहाज, और सी के पास आती तो वो चीजें लोड होते ही बिकी हो जाएंगी। तो ये, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। अगर कैरियर गलत तरीके से बायर को गुड्स देने से मना कर दे, तो भी ट्रांजिट खत्म। एक बार, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो रही है। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, आगे का जो पार्ट है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये मुझे लगता है रिकॉर्डिंग रुक रही है बार बार बीच बीच में, ज़्यादा लंबी हो गई है शायद, तो इसकी वजह से। अब तक का जो किया है यहाँ हमने, कहाँ तक कर लिया, एक बार फिर देखते हैं। नहीं, चल चल नहीं रहा, कोई नहीं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम यहाँ से आगे का पार्ट करेंगे कि स्टॉपेज जो है ट्रांजिट में, कब तक गुड्स ट्रांजिट में मानी जाती हैं, और कब तक जो कैरियर है वो जो जो सेलर है वो रोक सकता है गुड्स को ड्यूरिंग ट्रांजिट। और इसके और भी जो अन्य प्रोविजंस हैं आगे, काफ़ी पड़ा है एक्ट, अभी तक बहुत लंबा है, पूरा करेंगे। 3 लेक्चर्स, मुझे लगता है 3 या 4 लेक्चर्स इस पे आराम से लग जाएंगे। लेकिन यहाँ से करने के बाद फिर आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप यूजीसी नेट का ही पेपर क्यों ना दे रहे हो। आराम से यहाँ से क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके, ठीक है। सो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। फीडबैक अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी पता चलता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं है, आपके लिए रिलेवेंट है भी या नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एवरीवन नीड्स मोटिवेशन इन देयर लाइफ फॉर डूइंग समथिंग, है ना। So, thanks for this session, and thanks for watching, and thanks for your support. Thank you. मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।